हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 30 जुलाई के द हिंदी एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो एक न्यूज़पेपर को समझाना, साथ ही साथ उसके अलग अलग वर्ड क्लासिफिकेशन को भी क्लियर करना और वोकैबुलरी को एक्सप्लेन करना, साथ ही हिंदी में उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए, ये भी मेरा एक उद्देश्य है इस एडिटोरियल को एक्सप्लेन करने का। तो मैं मिलता हूँ आपको इस सेशन के लास्ट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हेडिंग है, हाइडिंग हाइडिंग द सीजर्स ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हाइडिंग का मतलब हो गया छिपाते हुए, सीजर्स कैंची जिसको काटने के यूज में किया जाता है, यूज में लाया जाता है, कैंची को छिपाते हुए सेंट्रल बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन पर, फिल्म के प्रामाणिकता पर। सर्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रामाणिकता। ऑन यहाँ पे प्रिपरेशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। और यहाँ फिर से एक प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये कहा जा सकता है सीजर को छिपाते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर, फिल्म की प्रामाणिकता पर। इसका जो सब हेडिंग है, द सेंसर बोर्ड हैज स्ट्रेयड फ्रॉम द लॉ दैट अंडरपिन्स इट्स एग्जिस्टेंस। सेंसर बोर्ड उस कानून से भटक गया है जिसके आधार पर उसका अस्तित्व है। सेंसर बोर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज इसका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सिंगुलर है, और स्ट्रेयड इसका मेन वर्ब है V3। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। फ्रॉम प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है किससे ये भटक गया है, द लॉ से। किस लॉ की बात की जा रही है, तो दैट यहाँ पे रिलेट कर रहा है, यानी जोड़ रहा है और भी इंफॉर्मेशन को। अंडरपिन्स इट्स एग्जिस्टेंस, अंडरपिन्स का मतलब होता है सहारा देना या मजबूती प्रदान करना। तो यहाँ इसका मतलब हो गया, इसका बेस कह सकते हैं, फंडामेंटल कह सकते हैं, जो उसका आधार है, बेस है, उससे वो भटक गया है, जिसका अस्तित्व जो इसके अस्तित्व को दिखाता है। इट्स किसके लिए आया है, ये बोर्ड के लिए आया है, सेंसर बोर्ड के लिए, जो उसके अस्तित्व को दिखाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो एडिटोरियल है पूरी तरीके से किस पे आधारित है, सेंसर बोर्ड का जो रवैया है अलग अलग फिल्म को डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना, उस पर आधारित है कि कैसे एक जो सही मूवी है, फिल्म है, उसको प्रोड्यूस करने से रोका जाता है, या सेंसर बोर्ड उसके खास करके जो पॉलिटिकल मुद्दों पर आधारित होता है, इशू पर आधारित है, सेंसर बोर्ड उसको उसके लिए किस प्रकार का रवैया अपनाता है, विजन अपनाता है, दृष्टिकोण अपनाता है, उसी पर आधारित आज का ये एडिटोरियल है। चलिए इसको समझते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन wields significant culture influence by deciding which films can be screened in Indian cinemas. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये तय करके कि कौन सी फिल्म भारतीय सिनेमा घरों में दिखाई जा सकती है, काफी सांस्कृतिक प्रभाव डालता है, राइट। तो इसको समझते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, और इसका वर्ब है ये विल्ड्स। विल्ड्स इसका मेन वर्ब है। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, कल्चरल भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, इन्फ्लुएंस यहाँ पे नाउन है। बाय प्रपोजिशन है, डिसाइडिंग डिसाइड करते हुए, वी प्लस ING यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये डिसाइड करते हुए। विच फिल्म्स कैन बी स्क्रीन्ड इन इंडियन सिनेमास, कौन सी मूवी भारतीय सिनेमा घरों में दिखाई जानी चाहिए, दिखाई जा सकती है, ये कौन तय करता है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो फिल्म को प्रमाणित करता है। और ये तय करता है कल्चरल इन्फ्लुएंस को। कल्चरल इन्फ्लुएंस का मतलब सांस्कृतिक प्रभाव को, राइट। इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे प्रभाव हो गया, इम्पैक्ट, इफेक्ट, और इसका एंटोनिम्स हो गया वीकनेस और पावरलेस। इट्स डिसीजन ऑन व्हाट टू एक्साइज फ्रॉम इंडियन films are followed nearly completely even by streaming services, despite not being required
to show the censored version of filmmakers' artistic vision. आगे कहा जा रहा है भारतीय फिल्मों से क्या हटाया जाए, इस पर इसके फैसलों का पालन स्ट्रीमिंग सेवाएं भी लगभग पूरी तरह से करती हैं, जबकि उन्हें फिल्म निर्माता के कलात्मक विजन के सेंसर वाले वर्जन को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। डिसीजन होता है वो निर्भर डिसीजन ऑन यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है व्हाट टू एक्साइज फ्रॉम इंडियन फिल्म्स। एक्साइज का मतलब है यहाँ पे 2+V1 है, 2+V1 जिसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, राइट। एक्साइज का मतलब है काटना, हटाना, ट्रिम करना, रिमूव और एलिमिनेट, इसका एंटोनिम्स क्या है इंक्लूड और ऐड, जोड़ना। तो ये डिसाइड करती है। अब ऑन का ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा यहां से लेके यहां तक है, फिल्म तक। व्हाट टू एक्साइज, क्या काटना है, क्या हटाना है फ्रॉम इंडियन फिल्म्स, भारतीय सिनेमाओं से, आर फॉलोड नियरली, ये फॉलो किया जाता है लगभग, कंप्लीटली पूरी तरीके से, इवन बाय स्ट्रीमिंग सर्विसेज, यानी कि जो प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग सर्विसेज देती हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं अमेजॉन प्राइम हो गया और नेटफ्लिक्स, G5 और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ये पहले ही तय कर लेती है कि उनको सारे नियमों को फॉलो करना है और उसी के आधार पे क्या अपनी मूवी इस पे स्ट्रीम करानी है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Despite not being required to show the census version of a filmmaker's artistic vision, इसके बावजूद, इसके बजाय being required to show, पर इसके फैसलों का पालन स्ट्रीमिंग सेवाएं भी लगभग पूरी तरह से करती हैं, जबकि उन्हें फिल्म निर्माता के कलात्मक विजन के सेंसर वाले वर्जन को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बिना इसके कि being required to show the census vision, सेंसस विजन को, उसकी सोच को उसके दिखाए बिना ऑफ अ फिल्म मेकर्स आर्टिस्टिक विजन, यानी कि फिल्म मेकर्स ने अपने आर्ट का जो यहाँ पे कलात्मक दृश्यन किया है, यानी कि फिल्म जिस आधार पे बनाया गया है, फिल्म मेकर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया प्रोड्यूसर, यानी कि फिल्म प्रोड्यूसर ने जिस विजन से इस मूवी को बनाया जाना है वो वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं होता, ये सेंसर्स के विजन को दिखाता है, यानी कि सेंसर जिस तरीके से चाहे उस फिल्म को चेंज कर सकता है, उसको कट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ। द पैटर्न्स दैट प्रोड्यूसर इंटरप्रेट फ्रॉम द CBS's decisions determine which stories are even made। अब ये पैटर्न की बात की जा रही है, तरीकों की बात की जा रही है कि प्रोड्यूसर्स इंटरप्रेट, प्रोड्यूसर समझते हैं, फिल्म मेकर प्रोड्यूसर समझते हैं फ्रॉम द CBS डिसीजन, किसके डिसीजन से, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसके डिसीजन का, उसके निर्णय का, डिटरमिन विच स्टोरीज आर इवन मेड, ये उसके डिसीजन को समझते हैं कि किस प्रकार की स्टोरी जो है बनाई जानी चाहिए, यानी किस प्रकार की मूवी लिखी जानी चाहिए, बनाई जानी चाहिए। इसका मतलब ये है CFC के फैसलों से प्रोड्यूसर जो पैटर्न समझते हैं उससे यह तय होता है कि कौन सी कहानियां बनाई जाएंगी, राइट। तो अब इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स भी समझने लगे हैं, फिल्म मेकर भी समझने लगे हैं कि ये जो सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स है वो किस प्रकार के और किस तरीके की मूवी चाहते हैं और उसमें क्या डालना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। देयर इज अ रीजन व्हाई फ्यू पॉलिटिकल फिल्म्स दैट espouse the cause of secularism or the ills of communalism are seen in cinemas today। तो इसका कारण यह भी है जो few political films, यानी कि कुछ ऐसे, few यहाँ पे क्या है डिटर्मिनर है, इसके बाद अक्सर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है और वो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। few political films, जो कुछ राजनीतिक से जुड़े हुए फिल्म्स है, मूवीज है, दैट स्पाउस का मतलब यहाँ सहायता या समर्थन करना। द काउज ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता, नेचुरलिटी जिसको कह सकते हैं, नॉन रिलीजियस, थियोरेक्रेसी और कम्युनलिज्म जिसको सांप्रदायिक कह सकते हैं, और थियोरेक्रेसी को मतलब कह सकते हैं धर्मतंत्र, धर्म से जुड़ा हुआ धर्मतंत्र, राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यही कारण है कि आज सिनेमा घरों में धर्मनिरपेक्षता
या सांप्रदायिकता की बुराइयों का समर्थन करने वाली बहुत कम राजनीतिक फिल्म दिखाई देती हैं। तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं एडिटर कि यही कारण है, दिस इज अ रीजन, जिसके कारण कुछ ऐसे बहुत कम मूवीज हैं जिसको कि दिखाया जाता है। कारणों को, किसके कारणों को? सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता के कारण जो है, या उसकी बुराइयों को आर सीन इन सिनेमा टुडे, आज के मूवीज में दिखाया जाता है। बहुत कम ही ऐसे फिल्म बनते हैं, या जो बनते हैं उसे क्या है, सेंसस बोर्ड के द्वारा उन सारे क्लिप्स को या स्टोरी को ही पूरा बदल दिया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। There is also a reason why few would dare to make a film such as Satluj, considering what it went through at the censor's hands and the fate it was met with when an online release was briefly achieved. आगे एडिटर कह रहे हैं देयर इज ऑल्सो अ रीजन, यह भी एक कारण है जो फ्यू वुड डेयर टू मेक अ फिल्म, फ्यू किसके लिए है? फिल्म मेकर के लिए, यानी कि कुछ प्रोड्यूसर जो है उसके लिए है। तो यहाँ पे फ्यू क्या है? सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। जो हिम्मत करेंगे वो डेयर टू मेक, किसकी हिम्मत करेंगे? बनाने की। क्या बनाने की? टू मेक अ फिल्म सच एज, सच एज क्या है यहाँ पे? एज अ एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। सच एज का जब भी यूज करते हैं तो यानी कि उसके बाद आने वाले जो वर्ड्स हैं वो एज अ एग्जाम्पल के तौर पर लिए जाएंगे। सतलज सतलुज के जैसी जो मूवीज हैं बनाने के लिए कुछ ही ऐसे जो प्रोड्यूसर हैं या फिल्म मेकर हैं वो हिम्मत करेंगे, और यही एक कारण भी है। कारण क्या है आगे बताया जाएगा। What it went through at the censor's hands, कि जब ये सेंसर्स के हाथों में पड़ा, and the fate it was made with a when an online release was briefly achieved, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? फेट का मतलब इसका भाग्य क्या होगा इस मूवी का जो सेंसर्स के हाथों में गया है, ये पूरी तरीके से बदल जाता है। वॉज मेड विद एन ऑनलाइन रिलीज, जब उसको ऑनलाइन रिलीज किया था, ब्रीफली अचीव्ड, बहुत ही कम क्या है उसको देखा जाता है, उस तरीके से उसको रखा जाता है। चलिए इस पूरे लाइन को फिर से समझते हैं। यही कारण है कि सतलुज जैसे फिल्म बनाने की हिम्मत बहुत कम लोग करेंगे, यानी कम लोग कहने का मतलब प्रोड्यूसर की बात की जा रही है, कम लोग करेंगे, या देखते हुए कि सेंसर के हाथों उसे किन हालात से गुजरना पड़ेगा। तो फेट का मतलब यहाँ पे भाग्य, हालात कह सकते हैं, पड़ा, और ऑनलाइन रिलीज होने पर उसका क्या हश्र हुआ, राइट। ब्रीफली अचीव्ड कहने का मतलब वो बहुत ही कम देखा गया या उसको नजरअंदाज कर दिया गया, राइट। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो किसके हाथ में होती है? सेंसर बोर्ड के हाथों में होती है। जो कि ये जो एडिटोरियल है इस पैराग्राफ से ये दिख रहा है कि एक आलोचनात्मक एडिटोरियल है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है एडिटर के द्वारा। चलिए इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। यहां से स्टार्ट हम लोग करते हैं। दिस इज, ये इन्वर्जन है, देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, और रीजन को देखकर यहाँ पे इज का यूज किया गया। इन्वर्जन में अक्सर क्या होता है कि सब्जेक्ट बाद में होता है और पहले वर्ब होता है। तो आप देख सकते हैं इज वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। वाई यहाँ पे क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है जो रीजन को दिखा रहा है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में है। द न्यू, वाई न्यू पॉलिटिकल फिल्म। अब यहाँ पे फिर से एक दूसरा क्लाउज स्टार्ट हुआ, पॉलिटिकल फिल्म्स। न्यू यहाँ पे डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, आई मीन टू से न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है। पॉलिटिकल फिल्म्स ये पॉलिटिकल एडजेक्टिव है और फिल्म्स यहाँ पे नाउन है। दैट यहाँ पे एक कंजंक्शन है जो ये दिखाता है स्पाउस द काउस, ये एक सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है। स्पाउस यहाँ पे वर्ब है, द काउज इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे प्रिपरेशन है, सेक्युलरिज्म इसका ऑब्जेक्ट है, और ब्रैकेट में इसके और विस्तृत रूप में एक्सपैंडेड फॉर्म को दिखा है। और इस पूरे का वर्ब यहाँ पे क्या है? सेक्युलरिज्म इसका ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, और इस पूरे का वर्ब यहाँ पे क्या है? आर। सीन, सीन V3 ये पैसिव वॉइस में है, देखा जाता है, राइट। इन यहाँ पे प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सिनेमास। टुडे टाइम ऑफ, टाइम को दिखा रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर से यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। देयर, फिर से इन्वर्जन है। देयर इज ऑल्सो अ रीजन, इस अ रीजन को देखकर इज लगा है। ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है जो इंटेंसिफाई कर रहा है। फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन है वाई। फ्यू यहाँ से इसका सब्जेक्ट है, एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्टिव केस में। वुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसका जो मेन वर्ब है डेयर। टू किस चीज के लिए? एक फिल्म बनाने के लिए।
सच एज एग्जाम्पल के रूप में सतलज, कंसिडरिंग ये समझते हुए व्हाट इट वेंट थ्रू एट द सेंसर, क्या होगा जब ये सेंसर के हाथों में जाए पड़ा। वेंट यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, इट इसका सब्जेक्ट है, व्हाट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। कंसिडरिंग का ये पूरा देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये कंसिडरिंग का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट वेंट थ्रू एट द सेंसर हैंड्स, एंड यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। फिर से यहाँ एक दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, द फेट इट वाज मेट, इट यहाँ पे क्या है, मूवी के लिए आया है, वॉज इसका हेल्पिंग वर्ब है, मेट यहाँ पे V3 मेन वर्ब है जो कि पैसिव वॉइस में है, विद व्हेन यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, एंड डिटर्मिनर है, ऑनलाइन, ये एंड किसके लिए है, ऑनलाइन के लिए है, ऑनलाइन यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिलीज इसका मेन वर्ब है, ऑनलाइन रिलीज ये कंपाउंड नाउन है और इसका वर्ब है वाज, ब्रीफली एडवर्ब है और अचीव्ड इसका एडजेक्टिव है। I hope it is clear. The censor board stands capture blocking of films that are inconvenient to the ruling dispensation in ways that never been seen before, and posing politics hostile to the dominant philosophy from films. ये कहा क्या कहा जाए, सेंसर बोर्ड पर कब्जा हो गया है, राइट। द सेंसर बोर्ड स्टैंड्स कैप्चर यानी कि सेंसर बोर्ड जो है वो किसी के कब्जे में आ गया है। किसके कब्जे में, यहाँ पे इट माइट बी कि एडिटर क्लियर करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ बात की जा रही है कि सेंसर बोर्ड जो है जस्ट लाइक कठपुतली की तरह काम करता है, राइट। ब्लॉकिंग ऑफ, ब्लॉक ऑफ का मतलब क्या होता है, रोकना, राइट। कैप्चर्ड का मतलब यहाँ देख लेते हैं पहले, कब्जा कर लिया गया। टेक ओवर और सीज्ड इसका एंटोनिम्स क्या होगा, फ्रीड और लिबरेटेड, आजादी जिसको कहते हैं, जिसको मुक्त किया गया, राइट। यह सत्ताधारी व्यवस्था के लिए असुविधाजनक फिल्म को ऐसे तरीकों से रोकता है जो पहले कभी नहीं देखे गए। अभी वही चीज मैं कह रहा था, ब्लॉकिंग ऑफ फिल्म्स, फिल्म्स को रोकते हुए, यहाँ कॉमा है, दूसरा क्लाउज स्टार्ट हुआ है, ब्लॉकिंग ऑफ फिल्म्स दैट आर इनकन्वीनियंट, जो कि असहज है, इनकन्वीनियंट है, टू द रूलिंग डिस्पेंसेशन, किसके लिए, जो सत्ताधारी, जो अभी सत्ता में बने हुए हैं। डिस्पेंसेशन का मतलब वो प्रशासन, वो शासन व्यवस्था, जिसको रिजीम, एडमिनिस्ट्रेशन, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, जिसका क्या होता है, अपोजिशन और रेजिस्टेंस, विरोधी या रेजिस्टेंस का मतलब ऐसे रुकावट भी होता है। इन वेज, उस तरीकों से, दैट हैव नेवर बीन सीन बिफोर, जिसको पहले कभी देखा नहीं गया, हैव नेवर बीन सीन बिफोर, ये पूरा का पूरा किसके लिए आया है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन लग कर आया है। द सेंसर बोर्ड स्टैंड कैप्चर बैकिंग ऑफ फिल्म्स, ये हैव बीन फिल्म्स के लिए आया है, आप ध्यान रखिएगा। ब्लॉकिंग ऑफ फिल्म्स हैव नेवर बीन सीन बिफोर, ये इसके लिए आया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन है, दैट यहाँ भी कंजंक्शन है, ये अलग अलग क्लाउजेस को जोड़ रहा है। हालांकि दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये फिल्म्स के लिए आया है, दैट आर इनकन्वीनियंट, ये यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये जो दैट है ये एज अ कंजंक्शन आया है, हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे ब्लॉकिंग ऑफ फिल्म्स हैव नेवर बीन सीन बिफोर, ये पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस, जिसको कभी नहीं देखा गया। नेवर यहाँ पे एडवर्ब है और बिफोर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। किसके द रूलिंग डिस्पेंसेशन, जो सत्ताधारी जो प्रशासन है वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इसको रोकते हैं। वो ऐसे मूवी को बनाने में जो पहले कभी देखा नहीं गया, जो खास करके पॉलिटिकल कमियों को, उसकी बुराइयों को दिखाता है। एंड पर्जिंग पॉलिटिकल हॉस्टाइल टू द डोमिनेंट फिलॉसफी फॉर फ्रॉम फिल्म, पर्जिंग का मतलब है क्या है, हटाते हुए, शुद्ध करते हुए, एलिमिनेटिंग एंड क्लीनिंग, एलिमिनेट करके, उसको काटते हुए, साफ करते हुए, प्रिजर्विंग एंड रिटेनिंग, इसको बनाए रखना, सुरक्षित रहना, दैट इज द एंटोनिम्स, दीज आर द एंटोनिम्स। इस लाइन को समझते हैं और फिल्मों से उस राजनीतिक को हटा देते हैं जो हावी विचारधारा के खिलाफ हो, राइट। डोमिनेंट फिलॉसफी, डोमिनेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, फिलॉसफी यहाँ पे नाउन है। फ्रॉम फिल्म, फिल्म से हटा दिया जाता है, राइट। पर्जिंग हटाते हुए, कटिंग करते हुए, पॉलिटिक्स हॉस्टाइल को, पॉलिटिक्स राजनीतिक
विरोधों को, होस्टाइल का मतलब ऐसे दुश्मनी भी कह सकते हैं, दुश्मन, यहाँ पे क्या विरोध को, होस्टाइल का मतलब यहाँ क्या होगा एडवर्स, अपोजिंग, जिसको विरोधी कह सकते हैं। वैसे फिलॉसफी को, विचारधारा को जो प्रभावशाली, जो है डोमिनेट करने वाली, उसको फिल्म से हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। ऑल दिस टू से, कुल मिलाकर व्हाट द सीबीएसई डज मैटर्स एंड द ओनली चेक on its authority is the Cinematograph Act 1952 and the rules framed thereunder, but its autonomy is only on paper. कुल मिलाकर ये कह सकते हैं सीबीएफसी जो करता है वह मायने रखता है और इसके अधिकार पर एकमात्र रोक सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 1952 और उसके तहत बने नियम हैं, लेकिन इसकी स्वतंत्रता केवल कागजों पर है। यानी कि स्वतंत्रता कहने का मतलब ऑटोनॉमी मीन्स व्हाट, प्रमुख, प्रभावशाली, लीडिंग, प्रिवेलिंग, सबमिशन और माइनर, तुच्छ, ये इसके क्या है एंटोनिम्स, राइट। कम, माइनर का मतलब आप इसको छोटा भी कह सकते हैं, लेस इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। ऑटोनॉमी यहाँ पे क्या है स्वतंत्रता, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। पर्जिंग क्या है, ये एडजेक्टिव है। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, सेल्फ रूल जिसको कहते हैं स्व अधीन करने वाला, डिपेंडेंस मतलब निर्भरता, सबऑर्डिनेशन मतलब सहायता करने वाला, यानी सहायक जिसको कह सकते। लेकिन इसकी जो स्वतंत्रता है वो केवल पेपर तक होती है। यानी कि जो भी फिल्म मेकर है, जो फिल्म बनाते हैं, द ओनली चेक ऑन इट्स अथॉरिटी, केवल उसकी अथॉरिटी का जो चेक है इज द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, जो किस पर आधारित है 1952 सिनेमेटोग्राफ एक्ट पर, एंड द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर, और ये सारे नियम जो है इसी के अंदर क्या है फ्रेम्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं या उसमें निहित हैं। इट इज ऑटोनॉमी इज ओनली ऑन पेपर, और इसकी जो स्वतंत्रता है वो क्या है केवल केवल पेपर पर है, केवल पेपर पर जो भी बातें लिखी गई हैं बस उसी को सच माना गया है, राइट। और जो दूसरी बातें कही गई हैं यानी कि जो प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। चलिए इसकी वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, पोजिंग, ये करते हुए अभी हम लोगों ने इसको देखा था, वर्ब प्लस आईएनजी, पर्जिंग। पॉलिटिकल हॉस्टाइल, ये एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल हॉस्टाइल क्या है यहाँ पे कंपाउंड नाउन है। टू द डोमिनेंट, किसके ऊपर डोमिनेंट, जो एक फिलॉसफी है, विचारधारा है उस पर, फ्रॉम फिल्म, फिल्म से, फ्रॉम यहाँ पे प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है फिल्म। ऑल दिस टू से, ये कहा जा सकता है या उसमें निहित है व्हाट, इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, टू से का ऑब्जेक्ट है व्हाट द सीबीएसई डज मैटर, जो सीबीएफसी करती है वो मैटर रखता है। एंड द ओनली, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, द ओनली यहाँ पे, द डिटरमिनर है, ओनली यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब है, चेक, चेक यहाँ पे क्या है नाउन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली एडवर्ब है, एडवर्ब केवल एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता, वो नाउन की भी विशेषता बताता है। ओनली चेक ऑन, प्रपोजिशन है इट्स अथॉरिटी, इट्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, अथॉरिटी यहाँ पे नाउन है, इसका वर्ब है इज, तो इज किसके लिए आ रहा है अथॉरिटी के लिए। द डिटरमिनर है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, ये पूरा का पूरा क्या है ऑब्जेक्ट नाउन है। एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, दूसरा यहाँ पे क्लाउज स्टार्ट होगा। द रूल फ्रेम्ड देयर अंडर, ये जो रूल है इसमें निहित है, देयर अंडर यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, इसके अंदर निहित है लेकिन ये केवल कहाँ है कागजों तक सीमित है। ऑटोनॉमी नाउन है, इज इसका वर्ब है, ओनली एडवर्ब है, ऑन पेपर या प्रिपरेशन फ्रेज है, ऑन प्रिपरेशन और पेपर इसका नाउन है। I hope it is clear. The CBFC is required to watch the rule on films in a matter of weeks. तो एडिटर कह रहे हैं सीबीएफसी को जरूरत है टू वॉच, किस चीज को जरूरत है टू वॉच देखने की, एंड रूल ऑन फिल्म्स इन अ मैटर ऑफ वीक्स, वो क्या है एक वीक के अंदर, बस एक ही वीक का अंदर है जिसके अंदर वो क्या करते हैं फिल्म को देख लेते हैं, मैटर ऑफ वीक्स। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं सीबीएफसी को कुछ हफ्ते के भीतर फिल्म देखनी होती है, यानी एक सप्ताह के अंदर वो क्या है वो फिल्म को देख लेते हैं और जज कर लेते हैं। फॉर ओवर क्या है यहाँ पे एज अ
एडवर्ब यूज किया जा रहा है, ओवर अ ईयर, एक साल से ज्यादा। द फिल्म मंकी मैन फीचरिंग अ डिस्टोपियन vision of a society with supremacy baked in has not even been watched। तो इसको समझते हैं। एक साल से ज्यादा समय से मंकी मैन फिल्म जिसमें एक ऐसे समाज की निराशाजनक तस्वीर दिखाई गई जिसमें वर्चस्व की भावना रची बसी है, राइट। फॉर ओवर अ ईयर, एक साल से ज्यादा, द फिल्म मंकी मैन। तो फिल्म मंकी मैन इसको यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, यानी कि फिल्म मेकर को। फीचरिंग अ डिस्टोपियन विजन ऑफ अ सोसाइटी विद सुपरमेसी बेक्ड इन, जो ये ऐसे प्रकार की मूवी दिखाते हैं। डिस्टोपियन कहने का मतलब डिस्टोपियन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा डिस्टोपियन होगा। यूटोपिया के विपरीत भयावह, एपोकलिप्टिक, ब्लीक, और इसका जो एंटीनिम्स होगा यूटोपियन और आइडियलिस्टिक, जिसको कि यूटोपियन का मतलब इमेजिनरी, जो पॉजिटिव हो, आइडियलिस्टिक जो मतलब कि जो नियम और कानून में बंधा हुआ, जो आइडियल मूवी को दिखाता हो, राइट। फीचरिंग अ डिस्टोपियन विजन ऑफ अ सोसाइटी, जो सोसाइटी के एक भयावह स्थिति को दिखाता है, विजन को दिखाता है। विद सुपरमेसी बेक्ड इन, जिसके अंदर जो सुपरमेसी है, प्रभुत्वता है, श्रेष्ठता है, उसके अंदर समा गया है। बेक्ड इन का मतलब क्या होता है? बेक्ड इन का मतलब रचना या बसा होना कह सकते हैं। हैज नॉट इवन बीन वॉच्ड, यहां तक कि उसको देखा भी नहीं गया है। तो हैज नॉट इवन बीन वॉच्ड किसके लिए है? द फिल्म मंकी मैन, कि उसको देखा भी नहीं गया इस प्रकार के मूवी को, या जो बना रहे हैं इस प्रकार के मूवी, राइट। चलिए इसको समझते हैं। दिस अमाउंट्स टू अ डिफैक्टो ban, but the CVFC has chosen the route of avoiding that headline by simply not taking a call one way or the other। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि यह असल में एक तरह का बैन है। दिस अमाउंट टू अ डिफैक्टो अ बैन। डिफैक्टो का मतलब क्या होता है? व्यवहार, वास्तविक रूप में, एक्चुअल और रियली, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सुपरमेसी यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव है। डिफैक्टो मतलब व्यवहार में, वास्तविक रूप से, एक्चुअल, रियल, और इसका मतलब क्या है? डिज्योर और थियोरेटिकल। डिज्योर का मतलब होता है कानून, विधित या विधिवत, और थियोरेटिकल का मतलब यहाँ पे हो गया सैद्धांतिक रूप से, राइट। CBFC हैज चोजन द रूट ऑफ अवॉइडिंग द हेडलाइंस बाय सिंपली नॉट टेकिंग अ कॉल वन वे और द अदर। लेकिन CBFC जो है, ये बोर्ड जो है, उसने एक रास्ता ढूंढ लिया है टू ऑफ अवॉइडिंग, इसको नजरअंदाज करने का। दैट यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन। हेडलाइन बाय सिंपली नॉट टेकिंग अ कॉल, उसको नजरअंदाज करना, ऑन अ वे और द अदर, और या इस तरीके से या किसी और दूसरे तरीके से क्या है, उसको अवॉइड करने का एक प्रयास CBFC ने क्या है यहाँ पे ढूंढ लिया है। चलिए इस लाइन को फिर से समझते हैं। एक साल से ज्यादा समय से मंकी मैन फिल्म, जिसमें एक ऐसे समाज की निराशाजनक तस्वीर दिखाई गई है। निराशाजनक कहने का मतलब यहाँ पे डिस्टोपियन का मतलब हो गया निराशाजनक, जो वास्तविक से बाहर हो, विजन को दिखाया गया है। जिसमें वर्चस्व की भावना रची है, यानी कि बेक्ड इन का मतलब उसमें बसा हुआ है, रचा हुआ है, को देखा तक नहीं गया है, यानी कि उस मूवी की बात की जा रही है, को देखा तक, यहाँ तक कि देखा भी नहीं गया है उसको। यह असल में एक तरह का बैन है। बैन कहने का मतलब पूरी तरीके से बंद कर देना, प्रोहिबिट कर देना, सीज कर देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ बैन हेयर। CBFC ने क्या है, एक रास्ता चुन लिया है इसको अवॉइड करने का, नजरअंदाज करने का। क्या? इसके हेडलाइन से बचने का। किसके द्वारा? दैट हेडलाइन बाय सिंपली, एक रास्ता चुन लिया है, सिंपली, साधारण रूप में, नॉट टेकिंग अ कॉल वन वे और द अदर, बस उसको नजरअंदाज करना। क्या है? उसको नजरअंदाज करना और उस पर कोई फैसला नहीं लेना। टेकिंग अ कॉल कहने का मतलब डिसीजन लेना। इवन बैकग्राउंड रेफरेंसेस टू द गवर्नमेंट्स इन एक्शन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक वर रिमूव्ड फ्रॉम होम बाउंड इंडियाज एंट्री टू द ऑस्कर। आगे क्या कहा जा रहा है? यहां तक कि ऑस्कर के लिए भारत की एंट्री होम बाउंड से कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की निष्क्रियता के बैकग्राउंड संदर्भों को भी हटा दिया गया था।
तो इसको समझते हैं। इवन यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। बैकग्राउंड यहाँ पे एडजेक्टिव है। रेफरेंसेस यहाँ पे नाउन है। रेफरेंस टू किस चीज के लिए, टू द गवर्नमेंट्स इन एक्शन। इन एक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, निष्क्रियता, कार्रवाई न करना, जिसको पैसिविटी कह सकते हैं, निग्लेक्टेड कह सकते हैं, यानी कि नजरअंदाज करना। एक्शन और इनिशिएटिव, पहल करना, कार्य करना। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, किसके दौरान, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। वर इसका मेन वर्ब किसका, इस रेफरेंसेस का, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। रिमूव्ड फ्रॉम, हटा दिया गया, ये पैसिव वॉइस में आप ध्यान दीजिएगा। वर रिमूव्ड फ्रॉम होम बाउंड। होम बाउंड का मतलब यहाँ पे क्या है, घर तक के जो सीमित है, यानी घर तक सीमित रहने वाला, ठीक है, उसके संदर्भों में इसको हटा दिया गया था। इंडियाज एंट्री टू दी ऑस्कर, भारत की जो एंट्री है ऑस्कर तक, इसको भी हटा दिया गया था। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, हालांकि यहाँ पे मेन कारण किसको दिखाया गया, कोविड-19 पैंडेमिक को, ये जो महामारी थी, ये जो परेशानी थी उसको। यहाँ पे देख लेते हैं, पैंडेमिक यहाँ पे क्या है, नाउन है। इनएक्शन यहाँ पे नाउन है। महामारी, एपिडेमिक, आउटब्रेक जिसको कह सकते हैं, हैजर्डस जिसको कह सकते हैं, हैजर्डस, कलामिटी, इन सब का मतलब होता है महामारी। और इसका जो एंटीनिम, एंडेमिक, नॉर्मेसिटी का मतलब स्थानिक कह सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। द सीबीएसई इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ अनलॉफुल कंसीलमेंट। सीबीएफसी भी क्या है, इसके लिए जिम्मेवार है, दोषी है, किस चीज के लिए, ऑफ अनलॉफुल कंसीलमेंट। अनलॉफुल कहने का मतलब गैर कानूनी, अवैध, इलीगल, इलिसिट, लॉफुल, लीगल, कानूनी और वैध, ये एडजेक्टिव है। ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव हैं। कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छिपाना, गुप्त रखना। सप्रेशन, हाइडिंग। डिस्क्लोजर और रिविलेशन, उजागर करना, डिस्क्लोज करना, राइट। कंसीलमेंट यहाँ पे क्या है, नाउन है। इन प्लेन डिफाइंस ऑफ सेक्शन 50A सबसेक्शन 2 of the Cinematograph Act, the board has stopped publishing certificates in the Government Gazette. इसको समझते हैं, या पूरा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां तक। सीबीएफसी गैर कानूनी रूप से जानकारी छिपाने का भी दोषी है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 5A सबसेक्शन 2 का साफ उल्लंघन करते हुए बोर्ड ने सरकारी गैजेट में सर्टिफिकेट प्रकाशित करना बंद कर दिया है। तो ये कह सकते हैं, ये प्लेन डिफाइंस, प्लेन का मतलब साफ तौर पे, डिफाइंस का मतलब यहाँ पे क्या है, अवज्ञा, विरोध, जिसको डिसओबीडियंस और रेजिस्टेंस, इसका एंटोनिम्स क्या है, ओबीडियंस और सबमिशन, मानना, स्वीकार करना। ये साफ तौर पे उसका विरोध करना है। किसका विरोध करना है, ऑफ सेक्शन 50A सबसेक्शन 2 का, ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट का। ये यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, एडिटर। द बोर्ड हैज स्टॉप्ड पब्लिशिंग, बोर्ड ने यानी सीबीएफसी ने क्या रोक दिया है पब्लिशिंग करना। स्टॉप व्हाट, पब्लिशिंग करना, सर्टिफिकेट्स को पब्लिशिंग करना, यानी कि जो प्रामाणिकता प्रमाण पत्र जो होता है मूवीज का, वो भी। और यहाँ पे ये किसके बारे में कहा जा रहा है, इन द गवर्नमेंट गैजेट, गवर्नमेंट के गैजेट्स का भी। गैजेट का मतलब यहाँ पे राजपत्र या सूचना पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, राजपत्र या सूचना पत्र, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसका मीनिंग है। इन एडिशन, साथ ही साथ, इन एडिशन कहने का मतलब और भी आगे बात जोड़ी जा रही है, प्रीपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट हुआ है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है एडिशन, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इन एडिशन इट हैज नाउ प्लेस्ड ऑनलाइन डिटेल्स ऑफ इट्स सर्टिफिकेट्स विद कट्स, यानी कि अब बोर्ड ने क्या किया है, अब उन सारे सर्टिफिकेट्स जो है, जो कट्स के साथ, जिसमें फेरबदल किए गए हैं, जिसके क्लिप्स को हटाए गए हैं, स्टोरी में चेंजेस किए हैं, अब उनके डिटेल्स को ऑनलाइन कर दिया है कि आप जाके ऑनलाइन उसको प्राप्त कर सकते हैं। अनइंडेक्स्ड एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एज दे आर बिहाइंड एंड अंडर मेंटेनेंस मैसेज। अब इसको जो अनइंडेक्स्ड कहने का मतलब उसको सूचीबद्ध नहीं किया गया, और इसको प्राप्त करना डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। दे आर बिहाइंड,
ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं बिहाइंड एन अंडर मेंटेनेंस मैसेज, जब आप इसको ढूंढते हैं तो एक मैसेज आता है अंडर मेंटेनेंस, यानी कि ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अंडर मेंटेनेंस और इस पे अभी कार्य चल रहा है। ऐसे मैसेजेस के पीछे इसको छुपा दिया जाता है इन सारे सर्टिफिकेट्स को। सो दैट इज द मीनिंग। आर्काइव्स हैव स्टॉप रिसीविंग कट पोर्शन ऑफ फिल्म्स फॉर रिसर्चर स्टडी। अब जो आर्काइव्स है उसने क्या है, इन सारे पोर्शंस को रिसीविंग कट पोर्शन, जो कट पोर्शंस जो बोर्ड ने काटे हैं और जो ये मैसेज के अंदर छिपे रहते हैं, उसने रिसर्चर्स के स्टडीज के लिए भी बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। तो ये आज ये जो क्या है, सीबीएफसी जो बोर्ड है वो ऐसा कर रही है। रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं इन सारी मूवीज को समझते हैं और अपना एक उस पे अपना एक रिमार्क देते हैं, रिप्लाई करते हैं, उनके लिए भी क्या है ये बंद कर दिया गया है। प्री सेंसरशिप एज अ कॉन्सेप्ट इज odious to free societies and the CBSE's roles ought to be curtailed, if not abolished altogether. While it exists, however, the CBFC must be compelled by the film fraternity and its founding statutes to follow the law. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आजाद समाज में प्री सेंसरशिप, रिलीज से पहले की जो सेंसरशिप है का विचार बुरा माना जाता है और सीबीएफसी की भूमिका को कम किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि प्री सेंसरशिप एज अ कॉन्सेप्ट इज ऑडियस टू फ्री सोसाइटीज। ऑडियस का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑडियस का मतलब घृणित, निंदनीय, हेटफुल, अवॉरेंट, प्लीजेंट एंड एडमायरेबल, प्रशंसनीय। इसका एंटोनिम्स हो गया, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो ये क्या है, प्री सेंसरशिप एज अ कॉन्सेप्ट इज ऑडियस टू फ्री सोसाइटीज, यानी कि फिल्म को बनने से पहले सेंसरशिप करना, ये जो कॉन्सेप्ट है, विचारधारा जो क्या है, ये निंदनीय है इस खुले समाज, इंडिपेंडेंट समाज के लिए। एंड द सीबीएसई रोल आउट टू बी कर्टेल्ड, और सीबीएफसी का जो रोल है इस पे क्या रोक लगाना चाहिए, कर्टेल्ड करना चाहिए, कम करना चाहिए। कर्टेल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब सीमित किया जाना और घटाया जाना, जिसको रिस्ट्रिक्टेड और रिड्यूस्ड कर सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सपैंड और इंक्रीज, बढ़ाया जाना। तो एडिटर कह रहे हैं सीबीएफसी के रोल को घटाया जाना चाहिए, निहित किया जाना है। इफ नॉट अबॉलिश्ड ऑल टुगेदर, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। अबॉलिश का मतलब हटा ही देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। अबॉलिश का मतलब समाप्त कर देना। एन्यूल्ड, रिपील्ड, इसका एंटोनिम्स क्या, एस्टैब्लिश्ड और इनएक्टेड, स्थापित करना और बनाए रखना। वाइल इफ इट एग्जिस्ट, जबकि ये क्या है, एग्जिस्ट करता है, तो इसके एग्जिस्टेंस को ही पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। However, the CBFC must be compelled by the film fraternity and its founding statute. Compelled का मतलब मजबूर किया गया, ये एडजेक्टिव है, जिसको फोर्स्ड और प्रेशर्ड कहा जा सकता है। फोर्स करना, जोर डालना, वॉलंटरी और अनफोर्स्ड, स्वतंत्रता पूर्वक, जिसको फोर्स ना किया गया हो। फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रेटर्निटी भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। भाईचारा, संगति, बंधुत्व, इसका जो ब्रदरहुड और सॉलिडिटी इसका सिनोनिम्स है। हॉस्टिलिटी और डिवीजन, बंटवारा और उसमें भेदभाव, राइट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। स्टैट्यूट भी एडजेक्टिव है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कानून, अधिनियम। स्टैट्यूट यहाँ पे नाउन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। लॉ और रेगुलेशन, इसका जो एंटोनिम्स है वो क्या, कस्टम और प्रैक्टिस। अब इसको समझते हैं। While it exists, however, the CBSE must be compelled by the film fraternity and its founding statute to follow the law. जब तक ये संस्था अस्तित्व में है, फिल्म इंडस्ट्री और इसके गठन को द सीबीएफसी मस्ट बी कंपेल्ड, सीबीएफसी को मजबूर किया जाना चाहिए बाय द फिल्म फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया, भाईचारे, यानी जो फिल्म फ्रेटर्निटी जो उसके ग्रुप हैं उसके द्वारा इसको मजबूर किया जाना चाहिए। इट्स फाउंडिंग स्टैट्यूट, और इसके कानूनी रूप के अधिनियम के अनुसार द सेंसर सीजर हैव प्लेग्ड एंड स्टिफल्ड, सेंसर के सीजर्स ने, यानी कि जो सेंसर बोर्ड के कैची ने प्रभावित किया है। प्रभावित कहने का मतलब यहाँ पे, प्लेग्ड कहने का मतलब
पीड़ित करना, परेशान करना, जिसको टॉर्मेंटेड या एफ्लिक्टेड कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रिलीव्ड एंड फ्रीड, स्वतंत्र करना। स्टिफल्ड, स्टिफल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और प्लेग्ड भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है दबा दिया, कुचल दिया गया। सप्रेस्ड और थ्रॉटल्ड है, इसका एंटोनिम्स क्या? इनकरेज और लिबरेट, यानी कि प्रोत्साहित करना। तो कहा जा रहा है सेंसर बोर्ड के कैची ने इन सबको दबाया है, पीड़ित किया है, इसको, इनकी आवाजों को कुचला है। किसको? द वॉइस ऑफ द जनरेशन ऑफ स्टोरी टेलर्स। स्टोरी टेलर जो है, कहानीकार के जो जनरेशन है, पीढ़ियां जो हैं, उनके आवाजों को दबाया गया है, कुचला गया है, उनको पीड़ित किया गया है। बट बट यहाँ पे कंजंक्शन है, ये विरोधाभास को दिखाएगा। एक तरफ सही तो दूसरी तरफ गलत, या दूसरी तरफ, पहले तरफ गलत है तो दूसरी तरफ सही होगा। द डायनेमिक हैज प्लेड आउट इन हैज बीन विजिबल एंड मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। लेकिन जिस तरह से यह सब हुआ है वह सबके सामने और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो डायनेमिक का मतलब क्रियाशील, लेकिन ये जो कार्यात्मक जो हुआ है ये प्लेड आउट, ये दिखाता है किस चीज को? इन हैज बीन विजिबल, ये क्या है? देखा जा सकता है, विजुअल है। एंड मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, और ये क्या है? अकाउंटेबल होना चाहिए। तो मस्ट बी अकाउंटेबल, हेल्ड क्या है? ये पैसिव वॉइस में है, अकाउंटेबल एडजेक्टिव है, राइट। और हैव बीन विजिबल, ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ये दृश्यिक है, ये नजर आने वाला है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये बट से यहाँ क्लाउज है, बट से यहाँ दो क्लाउजेस जुड़े हैं, ये दूसरा क्लाउज है, और उसके पहले ये क्या है? यहाँ से सेंसर से सीजस लेके ये दूसरा क्लाउज है। सेंसर सीजस सब्जेक्ट है, हैव इसका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेग्ड मेन वर्ब है, और टिफल्ड भी इसका मेन वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट है द वॉइस ऑफ जनरेशन ऑफ स्टोरी टेलर्स। बट के बाद डायनेमिक, दिस हैज, डायनेमिक को मॉडिफाई कर रहा है। हैज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड यहाँ पे मेन वर्ब है। आउट प्रपोजिशन है, आउट इन, हैज बीन, विजुअल, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, विजुअल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन मस्ट व्हेन हेल्ड अकाउंटेबल, ये पैसिव वॉइस है, किया जाना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। विल मीट इन अनदर सेशन with another editorial. Till then, goodbye and take care.